गुड इवनिंग दोस्तों। 26 दिसंबर है, तो 26 दिसंबर के करंट अफेयर्स के डेली के एनालिसिस हम करने वाले हैं। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिस्थितिकी से संबंधित सारे विषयों को, सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। हमारी जो क्लास है रोज सुबह 7 बजे भी होती है, जिसमें हम क्विज को पढ़ा करते हैं। क्विज होती है इसमें, तो दोस्तों इसको आप मिस मत करिए। तो चलिए स्टार्ट करते, देर नहीं करते हैं। शाहीन 9 क्यों प्रमुख रहा है, क्यों फेमस रहा है, इसको मैंने इंडियन एक्सप्रेस से उठाया है। ये टॉपिक जो है, इंडियन एक्सप्रेस जो वेबसाइट है, बहुत फेमस वेबसाइट है न्यूज न्यूज एनालिसिस की। तो यहाँ पे मैंने इस टॉपिक को उस वहां से उठाया है। शाहीन 9 क्या था? हाल ही में चीन ने चीन और पाकिस्तानी वायुसेनाओं के मध्य चल रहे संयुक्त वायुसेना अभ्यास को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ ढंग से देखने को कहा है। इसके प्रमुख बिंदु क्या है, ये देखते हैं। शाहीन 9 या फिर ईगल 9 पाकिस्तान की वायुसेना और पीपुल्स लिबरेशन एयरफोर्स के बीच आयोजित एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में, पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स के बीच में आयोजित होने वाला एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है, शाहीन 9 या फिर ईगल 9। शाहीन 9 चीन और पाकिस्तान की वायुसेनाओं के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त वायुसेना अभ्यासों की श्रृंखला में 9वां अभ्यास है, जो कि दोनों देशों के बीच प्रत्येक वर्ष बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इस श्रृंखला का पहला अभ्यास जो है सन 2011 में आयोजित किया गया था। सबसे पहले जो है इस 2011 में आयोजित किया गया था भारत चीन अभ्यास। इसको क्या बोला जाता है? हैंड इन हैंड भारत और चीन की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास को हैंड इन हैंड आयोजन किया जाता है। मॉक एक्ट क्या होता है, ये देख लेते हैं। ये बहुत फेमस रहा है हाल ही में आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों की एक टीम ने प्लांट आधारित मॉक एक्ट के नवाचार के लिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी एक्सेलरेटेड लैब इंडिया द्वारा आयोजित एक नवाचार प्रतियोगिता इनोवेट 4 एसडीजी जीती है। इसलिए फेमस रहा है। इसके मुख्य बिंदु क्या थे, हम देख लेते हैं। यूएनडीपी एक्सेलरेशन लैब इंडिया भारत में कुछ प्रमुख मुद्दों जैसे कि वायु प्रदूषण, सतत जल प्रबंधन आदि के समाधान, नवाचारों से मतलब यहाँ बार बार नवाचार वर्ड आ रहा है, इससे मतलब न्यू की बात की जा रही है, नए के माध्यम करने के लिए कोशिश कर रही है। नवाचार करने वाली विजेता टीम को पुरस्कार के लिए लगभग $5000 प्रदान किए जाते हैं। अब देख लेते हैं कि ये जो मॉक एग है, ये है क्या वैसे एक्चुअल में। मॉक एग जो है, इसका विकास बहुत ही सरल तरीके से कृषि फसलों से किया गया है, जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, अंडे के समान स्वाद और उसी की तरह दिखने के साथ ही साथ पोषण संबंधी विशेषताओं में भी पोल्ट्री अंडे के समान ही दिखते हैं। ये मॉक एग जो है, ये जो आहार है, विशिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और शुद्ध शाकाहारी लोगों की प्रोटीन आवश्यकताओं को पूरा करेगा। टीम ने फलों और सब्जियों का उपयोग करके संयंत्र आधारित चिकन और मछली के मांस के सदृश एनालोगस उत्पाद भी विकसित किए हैं। यहाँ पर टीम ने फल और सब्जियों का उपयोग करके आर्टिफिशियल मांस बनाया, आर्टिफिशियल चिकन बनाया, जिसको जो शाकाहारी व्यक्ति हैं वो बड़े ही बेझिझक होकर इसको खा सकते हैं। दिखने में बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, परंतु स्वाद भी उनको वैसा ही लगेगा, परंतु ये टोटली शाकाहारी रहेंगे। प्लांट आधारित ये खाद्य पदार्थ जो कि अंडे, मछली और चिकन के समान है, लोगों को कुपोषण से निपटाने के लिए स्वस्थ प्रोटीन युक्त भोजन की प्राप्ति के उद्देश्य से विकसित किए गए हैं। लीजन ऑफ मेरिट यूएसए, ये क्यों फेमस रहा है, इसको भी देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। ये सभी 4 देश 2017 से क्वाड ग्रुप का उपयोगी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक रणनीति का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व का मुकाबला करना है। यहाँ पे चीन जो है, चीन सागर में लगातार बढ़ता जाता है, तो इसको यहाँ पे उसको कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए एक ग्रुप का निर्माण किया गया, जो कि 2017 में किया गया। इसका नाम है क्वाड ग्रुप। मुख्य बिंदु क्या है इसकी, ये देख लेते हैं। पुरस्कार के संबंध में क्या चीजें थी। यूएसए के सर्वोच्च सैन्य चिन्हों में से
एक इस प्रकार के पुरस्कार की स्थापना जो है 1942 में पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार यूएसए के सशस्त्र बलों के सदस्यों और विदेशी यानी गैर यूएसए सशस्त्र बलों के सदस्यों के साथ साथ कभी कभी राज्य या सरकार के प्रमुखों को भी दिया जाता है। यह पुरस्कार विदेशियों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है: मुख्य कमांडर, कमांडर, अधिकारी या फिर सेनापति। पूर्व में यह पुरस्कार 2 भारतीयों को प्रदान किया गया है। वर्ष 1950 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा और साथ ही साथ में 1955 में जनरल एस.एम. श्री नागेश जी को दिया गया है। वर्तमान में पुरस्कार विजेता कौन है? भारतीय प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार भारत अमेरिकी संबंधों को आगे बढ़ाने और उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयासों को मान्यता देता है, जो भारत अमेरिका सामरिक साझेदारी के संबंध में परिलक्षित होता है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करने और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जापानी प्रधानमंत्री को स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के लिए नेतृत्व और दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनएफडीसी में 4 सरकारी फिल्म मीडिया यूनिट्स के विलय की अनुमति दी है। 23 दिसंबर सन 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी 4 मीडिया यूनिट्स फिल्म फेस्टिवल निदेशालय, फिल्म प्रभाग, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी और भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के एनएफडीसी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय करने को मंजूरी दे दी है कि ये 4-5 जो निदेशालय है, फिल्म फेस्टिवल निदेशालय, फिल्म प्रभाग, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, भारत, ये सभी को भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिगार मतलब जिसको बोला जाएगा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी में विलय करने की मंजूरी यहाँ पे दी है कि भाई हम सबको इकट्ठा कर देते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस नई इकाई का विजन भारतीय सिनेमा की सभी शैलियों, बच्चों की सामग्री, फीचर्स फिल्में, ओटीटी मंच के लिए फिल्म सामग्री, लघु फिल्में, वृत्त चित्र और एनिमेशन के केंद्रित और संतुलित विकास को सुनिश्चित करना है। सभी को एक केंद्रित कर दिया गया है। अलग अलग यहाँ पे हम जो उसका अथॉरिटी है उसको हम अलग करके सिंगल कर दे रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे इनका उद्देश्य रहा है। भारतीय खिलाड़ी सतनाम सिंह डोप में फंसे लगातार 2 साल तक के लिए बैन कर दिए गए हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। नेशनल बास्केटबॉल लीग एनबीए में खेलने वाले भारत के पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह भामरा पर डोपिंग के कारण 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। वे पिछले साल नवंबर में डोपिंग परीक्षण में विफल रहे थे। इसके बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। नाडा की तरफ से लगाया गया प्रतिबंध 19 नवंबर 2019 से लागू होगा और 18 नवंबर 2021 को खत्म होने वाला है। इस दौरान में भारत के लिए किसी भी प्रतियोगिता में नहीं खेल पाएंगे। पंजाब के खिलाड़ी को साल 2015 में एनबीए टीम डलास मैवरिक्स में चुना गया था। तो चलिए यहाँ पे हमको काम की चीज मिली है कि ये पंजाब के खिलाड़ी हैं और 2015 में एनबीए टीम डलास मैवरिक्स के लिए इनको चुना गया था, परंतु अब 2019 से लेकर 2021 तक के लिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन कर दिया गया इनको। सरकार ने वाहन उत्सर्जन नियंत्रण के लिए E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का रखा प्रस्ताव। भारत सरकार ने 18 दिसंबर सन 2020 को देश के तेल आयात बिल के साथ साथ वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए E20 एथेनॉल को ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में अपनाने का प्रस्ताव रखा है। यह ईंधन जो है E20 ईंधन जो है 20% एथेनॉल और गैसोलीन पेट्रोल का मिश्रण होगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय द्वारा एक मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की गई और इस ईंधन को अपनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की टिप्पणियों को भी आमंत्रित किया गया है कि भाई अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें संशोधन होना चाहिए या आपको कुछ यहाँ पे आप लगता है कुछ आपको विरोध यहाँ पे लगता है, विरोधाभास है, तो आप इसके बारे में हमको टिप्पणियां करिए, आप इसको हमको लेटर भेजिए और मांग उठाइए कि क्या चेंजेस हो सकते हैं इसमें। चलिए आगे बात करेंगे। वर्तमान में इस स्वीकृत योग्य सम्मिश्रण का स्तर एथेनॉल का 10% है। हालांकि 2019 में भारत
केवल 5.5% सबमिशन तक पहुंचा था। तो यहाँ पे अभी बताया गया कि वर्तमान में पूरे वर्ल्ड में इसका जो मिश्रण जो करा जाता है 10% एथेनॉल मिक्स किया जाता है, परंतु 2019 की बात करी जाती है, 2019 तक भारत केवल 5.6% पर ही पहुंच पाया है। अब यहाँ पे 20% की बात करी जा रही है कि 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल में। एथेनॉल, इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है ये भी देख लेते हैं हम। तो पक्ष में सबसे पहले देखते हैं क्या बोला जा रहा है। यह एक सामान्य उप उत्पाद है जो कि कृषि फीड स्टॉक जैसे कि पटसन, मक्का, आलू आदि से मिलता है। एथेनॉल फ्लैक्सी ईंधन वाहनों में जीव ईंधन के रूप में एथेनॉल का उपयोग किया जा सकता है। फसल की रोपाई की वजह से गैसोलीन की तुलना में भी ये अधिक हरियाली प्रदान करने में मददगार है, और मकई की फसल बढ़ते हुए वातावरणों से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, इसीलिए एथेनॉल यहाँ पे इन फसलों से मिलता है। इसलिए ये फसल जो है ज्यादा लगाई भी जाती है, क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण जो है वो कंट्रोल रहता है। भले ही ईंधन जलाया जाए पर CO2 जारी करेगा, लेकिन शुद्ध वृद्धि तुलनात्मक रूप से कम होगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भले ही ये ईंधन जलाए तो भी ये CO2 तो रिलीज होगी, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा लेवल इसका कम हो जाएगा, ये बात करी जा रही है। विपक्ष में क्या तर्क है ये देख लेते हैं। यह ईंधन के तौर पर कम सक्षम है, इसमें ऊर्जा के भरपूर डीजल और गैसोलीन की तुलना में ऊर्जा की मात्रा में कमी होगी, मतलब आपके इंजन की एफिशिएंसी यहाँ पे कम हो जाएगी। जलाए जाने पर एथेनॉल कम बिजली देता है, इसके परिणाम स्वरूप इसके उपयोग से कम लाभ और अधिक ईंधन की खपत होगी। मतलब कुल मिला के कंज्यूमर्स के जेब के ऊपर डाका डलने वाला है। अगर आप इसको यूज करते पेट्रोल ऑब्वियसली यूज करोगे अपनी गाड़ियों में, तो इससे क्या होगा, आपका एफिशिएंसी कम हो जाएगी गाड़ी की, आपका एवरेज कम देगी गाड़ी, आपको बार बार पेट्रोल डलाना पड़ेगा, और महंगा तो वैसे भी कर रहे हैं ये। E15 से अधिक का मिश्रण पुराने वाहनों के लिए हानिकारक है। चलिए यहाँ पे एक और यहाँ पे ड्रॉबैक दिया गया है कि E15 जो मिश्रण बनाया जा रहा है ये पुराने वाहनों के लिए खतरनाक है, क्योंकि अल्कोहल पुराने रबर सील को तोड़ देती है और इंजन को नुकसान भी पहुंचा सकती है। एथेनॉल के लिए वाहन अनुकूलता के बारे में बात कर लेते हैं। इस मंत्रालय के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के प्रतिशत के साथ साथ वाहनों की अनुकूलता वाहन निर्माता द्वारा परिभाषित की जाएगी। इसे एक स्टिकर के माध्यम से संबंध वाहन पर भी प्रदर्शित करना होगा कि भाई ये जो वाहन है एथेनॉल 15 या एथेनॉल 20 को फॉलो करता है। जैसे कि अभी BS4 गाड़ियां आती हैं, अभी BS6 2021 में आने के लिए यहाँ पे संशोधित कर दिया गया है कि भाई BS16 2021 में आने वाला है। तो ये क्या है, ये यही है कि भाई हम जो अपने गाड़ियों के या व्हीकल्स हैं उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं, और ये स्ट्रक्चर में चेंजेस करे क्यों जा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपका जो प्रदूषण जो है वो कम से कम हो। तो यहाँ पे E20 एथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल में 20% तक के लिए, इसलिए अब गाड़ियों में चेंजेस किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप पुरानी गाड़ियां नहीं चलाइए, नई गाड़ियां खरीदिए। तो यहाँ पे जो मध्यम वर्गीय परिवार है जो एक गाड़ी लेकर 10-10, 20-20 साल तक चलाते हैं, उनके लिए परेशानी वाली यहाँ पे बात हो सकती है। वर्तमान में भारत में 2019 से केवल 10% एथेनॉल मिश्रण की ही अनुमति है। इजराइल में सरकार गिर गई है, जो कि 2021 में फिर से हो सकते हैं चुनाव। ये जो मैंने आर्टिकल लिया है इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, तो ये जेन्युइन न्यूज है, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको फर्जी या फेक जो आर्टिकल्स हैं वो नहीं लेकर आऊंगा, ये हम जेन्युइन ही पढ़ने वाले हैं। तो इजराइल में सरकार गिरी है, जो कि मार्च 2021 में चुनाव होने वाले हैं, जिसके इस 22 दिसंबर 2020 को इजराइल की सरकार गिर गई, क्योंकि देश की संसद जो थी निर्धारित समय सीमा के भीतर बजट पारित करने में विफल हो गई थी। यह देश अब 2 वर्षों के भीतर अपने चौथे चुनाव की ओर अग्रसर होने वाली। लगातार यहाँ पे 4 चुनाव होने वाले हैं 2 साल के बीच में। संभवतः इजराइल में मार्च 2021 में चुनाव फिर से होने, सॉरी यहाँ पे इजराइल है, गलती से हो गया इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके गठबंधन सहयोगी और साथ ही साथ ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के नेता बेनी गैजेट्स ने अपनी 7 महीने पुरानी सरकार गिरने के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया है। आपातकालीन गठबंधन सरकार 3 अनिर्णायक चुनावों के बाद बेनी गैजेट्स ने अप्रैल 2020 में आपातकालीन गठबंधन सरकार बनाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू के साथ
जुड़ने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की थी। दोनों नेताओं के बीच हुए इस समझौते के तहत 18 महीने के बाद नेतान्याहू के स्थान पर आने वाले अगले 18 महीने के लिए बेनी गैजेट्स प्रधानमंत्री होंगे और यह क्रम रोटेशन जो है सरकार की मौजूदा अवधि पूरा होने तक ही ऐसा ही चलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके की यहाँ पे उन्होंने बात की थी कि भाई 2020 अप्रैल में हमने ये बात की थी कि हम एक काम करते हैं, आपातकालीन गठबंधन की सरकार बनाते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, 18 महीने तक, मतलब 1.5 साल तक हम रह आएंगे। ठीक है, 18 महीने तक बेंजामिन नेतन्याहू रहेंगे और फिर उसके बाद 18 महीने तक जो दूसरे प्रधानमंत्री हैं, मतलब जो दूसरा गठबंधन था हमारा, बेनी गैजेट्स, ये प्रधानमंत्री रहेंगे। इस तरह का इन्होंने यहाँ पे बातचीत करी थी और ये रखा था, परंतु हुआ क्या कि ये अपना बजट पेश नहीं कर पाए, तो फिर से सरकार गिर गई। तो फिर अब चुनाव होने हैं 2021 में। इस समझौते में एक खामी शामिल थी जो कि 22 दिसंबर की मध्यरात्रि की समय सीमा से पहले कानून निर्माता बजट पर सहमति नहीं हो पाई तो सरकार गिर जाएगी। इजराइल की राष्ट्रीय विधायिका केनसेस 22 दिसंबर 2020 के शुरुआती घंटों में बिल को पारित करने में विफल रही, जिसके कारण सरकार गिर गई। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए भारत और विश्व बैंक के बीच हुए लगभग $500 मिलियन का समझौता। भारत सरकार ने 22 दिसंबर 2020 को आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित और हरित राजमार्ग गलियारों ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के विकास के लिए विश्व बैंक के साथ लगभग $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह ऋण जो है वो 5 वर्ष की छूट अवधि के साथ 18.5 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है ये देख लेते हैं। यह परियोजना जो है 4 प्रमुख राज्यों में सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुव्यवस्थित परिवहन प्रदान करेगी। यह परियोजना लोगों को बाजार और सेवाओं से जोड़ेगी। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी और दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करने के लिए भी निर्माण में सामग्री और पानी के सदुपयोग को भी बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य रहने वाला है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि भाई ग्रीन हाउस जो गैस उत्सर्जन जो है उसको कम करना है, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को हमको कम से कम करना है, और जो पानी है, जो वाटर है, जो जीवन दायिनी है, उसका हमको सदुपयोग करना है, इसको हमको बढ़ावा देना है, जागरूकता बढ़ाना है। ये इसका मेन उद्देश्य रहने वाला है। जल निकासी सुविधाओं, नए फुटपाथ, बाईपास का निर्माण करने की परियोजना, मौजूदा संरचनाओं को भी चौड़ा करना और मजबूत करना, यह जंक्शनों में भी सुधार करेगा और सड़क सुरक्षा उपायों को भी आरंभ करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 24 दिसंबर 2020 को राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यह जानकारी आधिकारिक बयान में भी दी गई है। इन परियोजनाओं की जो कुल लंबाई है 1127 किलोमीटर रहने वाली है। इस हाईवे प्रोजेक्ट का निर्माण में लगभग 8,341 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। इसमें केंद्रीय मंत्री जनरल रिटायर्ड वीके सिंह और राज्य के कई मंत्री भी शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बंगाल के पहले तेल एवं गैस रिजर्व को देश को समर्पित किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक तेल एवं गैस उत्पादक फील्ड को 20 दिसंबर 2020 को देश को समर्पित किया। यह राज्य में पहला तेल एवं गैस रिजर्व है। पेट्रोलियम मंत्री प्रधान ने कहा कि कोलकाता से लगभग 47 किलोमीटर दूर स्थित पेट्रोलियम रिजर्व से उत्पादन शुरू हो गया है और निकाले जा रहे तेल को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की हल्दिया रिफाइनरी भेजा जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि महानदी
बंगाल अंडमान MBA जिसको बोला जाता है महानदी बंगाल अंडमान MBA बेसिन के अंतर्गत आने वाले अशोकनगर फील्ड व्यावसायिक रूप में व्यवहारिक साबित हुए। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ONGC ने अशोकनगर तेल क्षेत्र की खोज के लिए लगभग 3 या 381 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सौरमंडल के बाहर से पहली बार मिले हैं रेडियो संकेत। वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय टीम ने संभवतः पहली बार हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित ग्रह से आ रहे किसी ग्रह से रेडियो संकेतों का पता लगाया है। यह संकेत 51 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ग्रह प्रणाली से आ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि नीदरलैंड स्थित रेडियो दूरबीन ने जो कि लो फ्रीक्वेंसी एरे जिसका नाम है लोफर का इस्तेमाल कर टाउ बूट्स तारे की प्रणाली से आ रहे रेडियो सिग्नलों का पता लगाया है। जनरल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में प्रकाशित रिसर्च पेपर में बताया गया कि केवल टाउ बूट्स ग्रह प्रणाली से ही निकल रहे रेडियो संकेत का पता चला है जो शायद ग्रह के विशेष चुंबकीय क्षेत्र की वजह से निकल रहे हैं। इससे बहुत करीब गैस से बना एक ग्रह चक्कर भी लगा रहा है जिससे कथित गर्म बृहस्पति के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार रेडियो संकेत की खोज हुई देखते हैं। कार्नेल यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च जैक डी टर्नर ने कहा कि रेडियो संकेत के जरिए हमने पहली बार सौर मंडल के बाहर ग्रह का पहला संकेत पेश किया है। उन्होंने कहा कि ये संकेत टाउ बूट्स प्रणाली के तहत से आ रहे हैं जिसमें 2 तारे और ग्रह है। हमने ग्रह से संकेत आने का मामला पेश किया है। ग्रहों का पता लगाने के लिए एक नया मार्ग मिलने वाला है। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर इस ग्रह की पुष्टि बाद के अध्ययन से होती है तो रेडियो संकेतों के जरिए सौर मंडल के बाहर के ग्रहों का पता लगाने का एक नया मार्ग खुलेगा और सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर की दुनिया के बारे में हमको जानने का नया तरीका भी मिलने वाला है। मालदीव की जगह अब मेडागास्कर करेगा हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी। हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी के लिए मालदीव के स्थान पर अब मेडागास्कर का चयन किया गया है जो मौजूदा कोरोना वायरस महामारी की समस्या के कारण 2023 में आयोजित किए जाएंगे। हालांकि मालदीव ने वर्ष 2023 के इन खेलों को वर्ष 2025 में आयोजित करवाने का अनुरोध किया था, लेकिन आयोजकों ने इन खेलों के आयोजन में 6 साल के अंतर से बचने के लिए फैसला लिया कि भाई 2023 में हम ये खेल कराएंगे, परंतु कहाँ कराएंगे? मेडागास्कर में होगा, मालदीव में नहीं होगा। यहाँ पे मालदीव को वर्ष 2019 में इन खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन हिंद महासागर द्वीप खेल महासंघ के सदस्यों ने अब खेलों को मेडागास्कर में आयोजित करने का फैसला किया है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया 26 दिसंबर के दिन जो करंट अफेयर्स के क्विज देखे थे हमने सुबह 7 बजे, और आज हमने देख लिए शाम को 26 दिसंबर को करंट अफेयर्स के एनालिसिस हमने देख लिए। यहाँ पे सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। आपको फिर से बता दूं कि हमारी जो क्लास है रोज सुबह 6 से लेके 7 के बीच में होती है जिसमें हम क्विज को करा करते हैं। तो ध्यान रखिए इस क्लास को भी आपको अटेंड करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।